हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आपको इस चैनल से रिलेटेड क्लास 10th के नोट्स और PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और उसको आप टेलीग्राम एप्लीकेशन में सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास में आगे की ओर बढ़ते हैं। आज हम आपको कक्षा 10 का हिंदी गोधूली भाग 2 के गद्य खंड का दूसरा पाठ विष के दांत, जो एक कहानी है, उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। अर्थात आज हम आपको विष के दांत कहानी का लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर पढ़ाने वाले हैं। अगर आपने विष के दांत कहानी को अच्छे से नहीं पढ़ा, इसकी व्याख्या की वीडियो को नहीं देखा और इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को नहीं पढ़ा, तो हमने इन दोनों पर वीडियो बना रखा है। आप उन दोनों वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक हिंदी गोधूली संपूर्ण व्याख्या 2023 और हिंदी गोधूली संपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर 2023 के प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियोस को भी जरूर देख लीजिए। तो चलिए देर ना करते हुए इस वीडियो में हम आपको विष के दांत का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाते हुए चलते हैं। आपके बुक में सब्जेक्टिव क्वेश्चन दो टाइप का होता है। एक होता है पाठ के साथ वाला ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन और एक होता है पाठ के आसपास वाला सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन होता है और पाठ के आसपास वाला जो क्वेश्चन होता है वह सिर्फ और सिर्फ आपके नॉलेज के लिए होता है। तो हम आपको दोनों टाइप के क्वेश्चन पढ़ा देंगे। बस आपको करना क्या है, इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ लास्ट तक बने हुए रहना। मेरी सभी की सभी बातों को माइंड कंसंट्रेट करके समझते हुए और सुनते हुए चलना है। आपको सभी के सभी क्वेश्चन हम इस क्लास में याद करवाने की कोशिश करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो शीर्षक का मतलब होता है हेडिंग। तो जैसा कि इस कहानी का हेडिंग है विष के दांत, तो विष के दांत जो कहानी है, इस शीर्षक की सार्थकता कहाँ तक सार्थक है उसको स्पष्ट करने के लिए कहा जा रहा है। तो इसके जो कहानीकार हैं वे नलिन विलोचन शर्मा जी हैं। तो कहानीकार नलिन जी रचित विष के दांत शीर्षक कहानी का शीर्षक बिल्कुल ही सार्थक है। सांप के दांतों में दो विष के दांत होते हैं। यदि वह दांत टूट जाता है तो वह सांप विषहीन हो जाता है। जो सांप होता है, अगर आपने सांप को देखा होगा तो सांप के दो दांत होते हैं और उन्हीं दो दांतों में विष होता है। लेकिन जब उन दो दांतों को तोड़ दिया जाता है तो सांप जो होता है वह विषहीन हो जाता है। उस सांप से किसी को किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं होता है। तो बिल्कुल ही पाठ में जो नलिन शर्मा है उन्होंने सेन सांप का खोखा सांप की तरह ही तो विषैला था। वह अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझता था, किसी पर भी रोब जमा देता, किसी की भी पिटाई कर देता था। सांप की भांति फुफकारने वाला सेन सांप को वह पुत्र कासू मदन से ऐसा मार खाया कि पुनः वह गली में आकर किसी पर फुफकार भी नहीं कर सकता था, मानो उसके विष के दांत ही मदन ने तोड़ डाले हों। तो इससे आपको सिर्फ यह समझना है, अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है तो आपने पाठ को नहीं पढ़ा होगा। और अगर आपने पाठ को पढ़ा है, जो मैंने पाठ पढ़ाया है, अगर आपने उस वीडियो को देख लिया है तो 101% आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आएंगे, क्योंकि ये पाठ से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है। और अगर आप पाठ को पढ़ लेते हैं तो इन क्वेश्चन के आंसर तो आप अपने लैंग्वेज के अनुसार भी लिख दीजिएगा। वैसे इसमें पूछा यह जा रहा था कि कहानी के शीर्षक की सार्थकता को स्पष्ट करने के लिए कहा जा रहा था। तो कहानी का शीर्षक है विष के दांत। तो विष के दांत इसका शीर्षक इसलिए रखा गया क्योंकि जो सेन साहब का पुत्र था वह खोखा बिल्कुल ही सांप की तरह विषैला था। वह अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझता था, किसी पर भी रोब जमा देता था और किसी की भी पिटाई कर देता था। सांप की भांति फुफकारने वाला सेन सांप का जो पुत्र था कासू, वह मदन से ऐसा मार खाया। जब वह मदन के साथ लट्टू के खेल में शरीक होना चाहता था तो मदन ने उसको ऐसा मारा कि पुनः वह गली में आकर किसी पर फुफकार भी नहीं सकता था, मानो उसके विष के दांत ही मदन ने तोड़ डाले हो। मतलब अब वह विषहीन हो गया था, अब उससे किसी को किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं था। इसलिए कहानी की जो शीर्षक है विष के दांत, उसको बिल्कुल ही सार्थक इस बात के जरिए सिद्ध किया जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। जो सेन साहब का परिवार था उनमें जो बच्चे थे वे 5 लड़कियां थी और 1 लड़का था और एक उनकी धर्म पत्नी थी। मतलब टोटल 7 व्यक्ति 7 रहते थे सदस्य। तो सेन साहब का जो परिवार था उस परिवार में बच्चों के पालन पोषण में जो लिंग आधारित भेदभाव किया जा रहा था, उस लिंग आधारित भेदभाव को अपने शब्दों में वर्णन करने के लिए कहा जा रहा है। तो आपको सिंपली जो आपने पाठ में पढ़ा उन्हीं बातों को आपको बताते हुए चलना है कि सेन साहब के परिवार में 5 बेटी और 1 बेटा है। सेन साहब पत्नी सहित बेटा को अधिक प्यार करते हैं। जो सेन साहब में पत्नी को और बेटा को सबसे अधिक प्यार करते हैं। अगर कोई गलती भी बेटा कर देता तो उनको आनंद आता है। क्यों नहीं आनंद आता? बेटा को भविष्य में इंजीनियर बनाने का दिवा सपन जो देख रहे थे, परंतु बेटी तो उनके हाथ की मानो कठपुतली हो, हर एक समय माता पिता की आज्ञा के पालन में तत्पर रहा करती थी। सभ्य और सुशील बेटी के प्रति सेन दंपति का उतना प्यार नहीं दिखता जैसा कि बेटा के प्रति। सभ्य और सुशील की प्रतिमूर्ति वह बेटियां भी कुछ नहीं बन सकती। वह दिल
दिल में उम्मीद भी नहीं रखते थे। खान पान में जो कासू चाहता तुरंत हाजिर हो जाता, परंतु बेटियों के लिए नहीं। मतलब कि इसमें लड़का और लड़की पर भेदभाव किया जा रहा था सेन साहब के परिवार में। उनकी 5 बेटियां थी और एक बेटा था। बेटा सबसे छोटा था जिसका नाम था कासू। और सेन साहब पत्नी को और अपने बेटा को सबसे अधिक प्यार करता था। अगर उसका जो बेटा था कोई गलती भी कर देता था तो उनको आनंद आता था। उन गलती को देखकर वह नज़रअंदाज करके कहता था कि मेरा बेटा तो इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा तो बिजनेसमैन बनेगा। तो इन सभी बेटा को भविष्य में वह इंजीनियर बनाने का दिवा सपना देख रहा था। परंतु उनकी बेटी जो थी वे बिल्कुल ही मानो हाथ की कठपुतली हो। हर एक समय उनकी जो बेटियां थी वे हर एक समय माता की आज्ञा के पालन में तत्पर रहा करती थी। सभ्य, सुशील और प्रतिसेन दंपति, उनकी जो बेटियां थी वे सभ्य और सुशील थी, तो उनके प्रति उनका उतना प्यार नहीं दिखता था जैसा कि बेटा के प्रति दिखता था। और सभ्य सुशील की प्रतिमूर्ति में बेटियां कुछ नहीं बन सकती थी। वह दिल में इसी प्रकार का कोई उम्मीद नहीं रखते थे कि मेरी बेटियां भी कुछ बन सकती हैं। वे सिर्फ और सिर्फ खोखा से उम्मीद लगाए हुए थे कि मेरा खोखा, मेरा कासू तो बिजनेसमैन में इंजीनियर बनेगा। खान पान में भी जो कासू चाहता था तुरंत हाजिर हो जाता, परंतु बेटियों के लिए नहीं। इससे स्पष्ट है कि सेन परिवार में जो बच्चों का पालन पोषण है उसमें लिंग के आधार पर भेदभाव किया जा रहा था। लिंग के आधार पर मतलब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, लड़का और लड़की में भेदभाव किया जा रहा था। लड़कियों के लिए अलग शिक्षा की व्यवस्था थी, लड़कों के लिए अलग शिक्षा की व्यवस्था थी। लड़की की अलग खान पान की व्यवस्था थी, लड़के के लिए अलग खान पान की व्यवस्था थी। तो इसी प्रकार के लिंग भेदभाव सेन साहब के परिवार में किया जा रहा था। जो खोखा था वह किन मामलों में अपवाद था? खोखा किन मामलों में अपवाद था? तो खोखा जीवन के नियम में और घर के नियमों के मामले में अपवाद था। क्योंकि जीवन के नियम में तो अपवाद था, उसके साथ साथ वह घर के नियमों में भी अपवाद था। घर का नियम था, सेन साहब की एक गाड़ी थी जिस गाड़ी का नाम था स्ट्रीमल इंड। वह 7,500 की थी, काले रंग की थी। तो उस गाड़ी के पास किसी को भी ना जाने का नियम बनाया गया था, क्योंकि वह गाड़ी सेन साहब की बहुत प्यारी थी। लेकिन फिर भी वह घर के नियमों का अपवाद बन के जाकर उस गाड़ी का कभी पंचर कर देता था, उस गाड़ी की कभी हवा निकाल देता था। और जब सेन साहब इस चीज़ को देखते थे तो उनको लगता था कि मेरा बेटा तो इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा तो बिजनेसमैन बनेगा। उनको इस काम में अभी से ही दिलचस्पी है। तो खोखा किन मामलों में अपवाद था? तो इसका बिल्कुल ही शॉर्ट आंसर हो जाएगा, बस आपको इस शॉर्ट से आंसर को याद रखना है। खोखा किन मामलों में अपवाद था? तो खोखा जीवन के नियम और घर के नियमों के मामलों में अपवाद था। सेन दंपति खोखा में कैसी संभावनाएं देखते हैं और उन संभावनाओं के लिए उन्होंने उसकी कैसी शिक्षा तय की थी? जो सेन दंपति है, मतलब कि जो सेन साहब हैं, उनको खोखा में किस प्रकार की संभावनाएं दिखाई देते हैं कि वह बड़ा होकर क्या कर सकता है, और उन संभावनाओं के लिए उन्होंने उसकी कैसी शिक्षा तय की थी। तो आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखने से पहले सबसे पहले क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप क्वेश्चन को समझ जाते हैं तो 101% आप उसका आंसर अपने लैंग्वेज के अनुसार भी जरूर लिख दीजिएगा। आपसे हम कहेंगे कि आप इस पाठ के व्याख्या वाले वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा। व्याख्या में हमने बिल्कुल ही अच्छे से पूरे पाठ को एक्सप्लेन किया। अगर आप व्याख्या को अच्छे से देख लीजिएगा तो आपके लिए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो सेन दंपति अपने खोखा के दुर्लित व्यवहार से एवं उसके तोड़ फोड़ की हरकतों से इंजीनियर बनाने की संभावनाएं देखते थे। तो जैसा कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि जो खोखा था वह तोड़ फोड़ अधिक करता था। वह कभी गाड़ी का हेडलाइट तोड़ देता था, वह कभी किसी गाड़ी की हवा निकाल देता था, पंचर कर देता था। तो इन सभी हरकतों से उसको, सेन दंपति को, अपना खोखा के दुर्लित व्यवहार से संभावनाएं दिखाई देती थी इंजीनियर बनने की। उन संभावनाओं के लिए उन्होंने उसकी शिक्षा के लिए बड़े मिस्त्री को बुलवाकर ठोक ठाक सिखाने के लिए तय किया था। जो सेन दंपति था उसको खोखा में दुर्लित व्यवहार से और तोड़फोड़ की हरकतों से इंजीनियर बनने की संभावनाएं दिखाई देती थी, और उन संभावनाओं को सच करने के लिए ही उन्होंने शिक्षा के लिए एक अपने कल कारखाने से बड़े मिस्त्री को बुलाया, और उस बड़े मिस्त्री को बुलाकर खोखा को ठोक ठाक सिखाने का काम तय करना शुरू कर दिया था कि अगर यह अभी से ठोक ठाक का काम सीखेगा तो यह बड़ा होकर इंजीनियर बन जाएगा। यह उनका सोचना था सेन दंपति का, लेकिन वह तो बिगड़ा हुआ था, इसलिए इन सभी कामों को करता था। सप्रसंग व्याख्या कीजिए। ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 101% हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर एक पूछा जाएगा, 5 नंबर का पूछा जाएगा। आपको एक लाइन लिखा हुआ रहेगा, लड़कियां क्या हैं? कठपुतलियां हैं, और उनके माता पिता को इस बात का गर्व है। तो ऐसा ही सिंपल एक लाइन लिखा रहेगा और लिखा रहेगा कि सप्रसंग व्याख्या कीजिए, और यह 5 नंबर का आएगा। तो यह जो लाइन है, यह जो पंक्ति है, इस पंक्ति के जरिए पाठ में क्या बताया जा रहा था, सिर्फ आपको उस बात को एक्सप्लेन कर देना है, आपका आंसर बिल्कुल स्टिक हो जाएगा। तो इस प्रकार से सप्रसंग व्याख्या करने के लिए 4 लाइन है, 4 पंक्ति आपके बुक में। 1 बाय 1 पंक्ति को हम आपको बिल्कुल ही अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। इसको एक्सप्लेन करने का एक तरीका होता है, जैसा कि पंक्ति है, लड़कियां क्या? कठपुतलियां, और उनके माता पिता को इस बात का गर्व है। तो यह किसी भी चैप्टर से आ सकता है, जरूरी नहीं है कि विष के दांत वाला हम
चैप्टर पढ़ा रहे हैं, इसलिए उसी का क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में आपको पता ही नहीं होगा कि किस पार्ट से यह लिया गया है। अगर आप पार्ट को अच्छे से पढ़े हुए रहेगा तो आपको पता चल जाएगा कि यह पंक्ति किस पार्ट का है। तो यह पंक्ति किस पार्ट का है, उस जिस पाठ का जो यह पंक्ति है उसके लेखक कौन है, इन सभी बातों को आपको लिखना होता है। तो इसका शुरुआत किया जाता है ऐसे कि प्रस्तुत पंक्ति, यह जो पंक्ति है यह प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी की पाठ्य पुस्तक गोधूली बाग 2 के गद्य खंड के विष के दांत शीर्षक कहानी से उद्धृत है, अर्थात विष के दांत कहानी से लिया गया है, जिसके कहानीकार नलिनी विलोचन शर्मा जी हैं। तो ये जो इतना से लेकर इतना लाइन है, इन्हीं का तो 5 नंबर में 2 नंबर इसी से कन्फर्म हो जाता है। आपको सिंपली पहचानना है कि यह पंक्ति जो है किस पाठ का है और उस पाठ के लेखक कौन है, यह गद्य खंड से है या पदखंड से, यह किस पुस्तक से है, वर्णिका से या फिर गोधूली से है। अगर आप इन बातों को अच्छे से लिख देते हैं तो 101% आपका 2 नंबर कन्फर्म हो जाता है। और उसके बाद तो ये जो पंक्ति, इसी पंक्ति को आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देना है। तो आप मेरी बातों को अच्छे से समझ गए हो कि हम क्या आपको बताना चाहते हैं। आप इस रूल को अच्छे से फॉलो कीजिएगा। आप पाठ को पढ़ते समय अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगर आप पाठ को अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो आपके लिए इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो हमारा पंक्ति है कि लड़कियां क्या हैं, कठपुतलियां हैं और उनके माता पिता को इस बात का गर्व है। तो प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी के पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के गद्य खंड के विष के दांत शीर्षक कहानी से लिया गया है, जिसके कहानीकार नलिनी विलोचन शर्मा है। कहानी प्रसंग में कहानीकार ने सेन दंपति की 5 लड़कियां अत्यंत सुशील, सभ्य और अनुशासित है, इस बात की संपुष्टि में उक्त पंक्ति लिखते हुए कहा। मतलब कि लड़कियां क्या, कठपुतलियां, इस बात पर माता पिता को गर्व है। इस बात को दिखाने के लिए उन्होंने बताया है कि उनकी जो 5 लड़कियां थी वे बिल्कुल ही अनुशासित थी, बिल्कुल ही सुशील थी और सभ्य थी। और कठपुतलियां, उनके माता पिता को इस बात का गर्व है। लड़कियां क्या हैं, कठपुतलियां हैं और उनके माता पिता को इस बात का गर्व है। अर्थात जो 5 लड़कियां में माता पिता के कथानुसार और इशारे पर चलने वाली हैं, 5 बच्ची पर बिल्कुल ही सेन दंपति को गर्व है। लड़कियां क्या है, कठपुतलियां। इसी से आपको पता चलता है कि कठपुतलियां से तात्पर्य वह बिल्कुल ही आज्ञा के अनुसार चलती थी, वह अपनी मनमर्जी कुछ भी नहीं करती थी, वह बिल्कुल अत्यंत सभ्य और सुशील लड़कियां थी। और बिल्कुल ही अपने इस बात पर ही तो सेन साहब के गर्व था कि मेरी बेटी ऐसी है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पंक्ति है, खोखा के दुर्लित स्वभाव के अनुसार ही सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था। खोखा और खोखी, खोखा खोखी कहा जाता है, एक बांग्ला भाषा का शब्द है और बच्चा बच्ची को कहा जाता है। तो खोखा से तात्पर्य है कासू का है कि कासू के दुर्लित स्वभाव के अनुसार इस सेनों ने सिद्धांतों को भी क्यों बदल दिया था। तो इसमें भी सिंपली कोई भी पंक्ति आ जाए, ये 2 लाइन आपको लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। इसको बार बार तो हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, इसलिए हम एक बार फिर से आपको बता देते हैं। आपको सिर्फ अच्छे से समझना है, माइंड में याद करना है कि यह जो पंक्ति है किस पाठ का है, उस पाठ का आपको नाम याद रहना चाहिए कि जैसे कि विष का दांत है, उस पाठ के कहानीकार कौन है, उस पाठ के लेखक कौन है, तो श्री नलिनी विलोचन शर्मा है। वह पाठ किस पुस्तक से लिया गया है, तो हिंदी गोधूली भाग 2 से लिया गया है। और वह किस खंड का है, गद्य खंड का है कि पद्य खंड का, इन सभी बातों का आपको याद रखना है। तो हमने इस पाठ को पढ़ा था तो हमको अच्छे से पता है कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी की पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के गद्य खंड के विष के दांत शीर्षक कहानी से उद्धृत है, जिसके कहानीकार श्री नलिनी विलोचन शर्मा है। और उसके बाद इस पंक्ति के जरिए लेखक क्या कहना चाहते थे, बस आपको उस बात को लिख देना है। तो कहानी प्रसंग में कहानीकार ने सेन दंपति के लाड प्यार से बिगड़ा हुआ एकमात्र पुत्र के पक्ष में कहा कि सेन दंपति इंजीनियर बनाना चाहते थे। जो सेन दंपति थे वे अपने लाड प्यार से बिगड़ा हुआ एकमात्र पुत्र के एक इंजीनियर बनाना चाहते थे, जिसका कारण था कि खोखा तोड़ फोड़ में अधिक आनंद पाता था। इसलिए खोखा के दुर्लित स्वभाव के अनुसार ही सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। जो खोखा था उसी के तो दुर्लित स्वभाव के अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को बदल लिया था। जो खोखा था वह तोड़ फोड़ में अधिक करता था और उस तोड़ फोड़ के अधिक के कारण ही सेन दंपति उसे इंजीनियर बनाना चाहते थे। अर्थात खोखा के बिगड़े चाल के कारण ही सेन दंपति को ऐसा लगता था कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। मतलब वास्तव में तो वह बिगड़ा हुआ था, बिगड़े हुए हरकत किया करता था, कभी गाड़ी पंचर कर देता था, कभी हवा निकाल देता था, कभी हेडलाइट को तोड़ देता था। तो इन सभी बातों से उसको लगता था लाड प्यार में कि मेरा बेटा तो इंजीनियर बनेगा, लेकिन यह खोखा के बिगड़े चाल के कारण सेन दंपति को ऐसा लगता था कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पंक्ति है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर और डाकू बनते हैं। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर और डाकू बनते हैं। तो प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के गद्य खंड के विष के दांत शीर्षक कहानी से उद्धृत किया गया है, जिसके कहानीकार श्री नलिनी विलोचन शर्मा है। इस पंक्ति के जरिए कहानी प्रसंग में जब मदन सेन साहब की गाड़ी छूना चाह रहा था, तब ड्राइवर और मदन की माँ कुछ बकझक सुनकर सेन साहब घर से निकलकर मदन की माँ की तो मदन को ले जाने के लिए कह ही दिया। मतलब कि
यह पंक्ति कब कहा गया था, किसे कहा गया था? आपने पाठ को पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। तो कहानी प्रसंग में जब मदन था तो वह सेन साहब की गाड़ी को छूना चाह रहा था। उसकी गाड़ी का नाम था स्ट्रीमर, 7,500 की काली रंग की गाड़ी थी। वह गाड़ी उसको इतनी प्रिय थी कि वह तो अपने घर के बच्चों को नहीं उसको छूना देता था, लेकिन जो मदन था, मदन गिरधर लाल का पुत्र था और गिरधर लाल सेन साहब के यहाँ किराने का जॉब करता था। तो कहानी प्रसंग में जब मदन सेन साहब की गाड़ी छूना चाह रहा था, तब ड्राइवर और मदन की माँ में कुछ बकझक सुनकर सेन साहब घर से निकलकर मदन की माँ को तो मदन को ले जाने के लिए ही कह ही दिया। इससे उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ तो मदन के पिता गिरधर लाल को बुलवा कर कहा, देखो गिरधर, आजकल बहुत शौक हो गया है, गाड़ी भी गंदा किया, साथ साथ ड्राइवर को मारने भी दौड़ा। मतलब कि जो है अपने गाड़ी को छू रहा था मदन, और ड्राइवर में और उसकी मदन की माँ में बकझक हो गया। तो सेन साहब घर से बाहर निकला और मदन की माँ को कह दिया कि मदन को तुम यहाँ से ले जाओ, लेकिन इतने से उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ। बाद में उसने अपने किरानी अर्थात मदन के पिता गिरधर लाल को बुलाकर कहा कि मदन आज बिल्कुल ही शौक हो गया। गिरधर लाल को बुलाकर कहा कि मदन जो है वह बिल्कुल ही आजकल बहुत शौकीन हो गया है, गाड़ी भी गंदा किया, साथ साथ ड्राइवर को मारने दौड़ा। ऐसे ही लड़कर आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। अर्थात तुम्हारा बेटा जो है वह दुलार में दूषित हो गया है, आगे चलकर चोर, डकैत, गुंडा बन जाएगा। यहाँ पर सेन साहब अपना गिरावा नहीं दिखता, केवल दूसरों को झांकते हैं। यहाँ पर भी कहा जा सकता है कि अपना चेहरा पर लगा काली किसी को नजर नहीं आता। उसका बेटा तो पहले से बिगड़ा हुआ था, लेकिन वह किसी दूसरे के बेटे को कह रहा था कि तुम्हारा बेटा तो आगे चलकर चोर, डकैत, गुंडा बन जाएगा। लेकिन दूसरे के चेहरे पर लगा काली जल्दी नजर आता था, क्योंकि वह अपने बेटे से इतना अधिक लाड प्यार करता था कि अपने बेटे की गलती में तो उसे लगता था कि मेरा बेटा तो इंजीनियर बनने की प्रैक्टिस कर रहा है। और जब मदन के बारे में ऐसी बात उसने कहा गिरधर लाल को, तो गिरधर लाल को भी बहुत खराब लगा। इसके बाद हमारा इस सह प्रसंग व्याख्या वाला लास्ट पंक्ति है, हंस कुओं की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। तो प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी की पाठ्यपुस्तक गोधली भाग 2 के गद्य खंड के विष के दान शीर्षक पाठ से ली गई है। यह कहानी श्री नलिनी लोचन शर्मा जी की रचना है। अब इस पंक्ति के जरिए लेखक हम लोगों को क्या बताना चाह रहे हैं, आपने पाठ में इस पंक्ति के जरिए क्या पढ़ा, अब आपको सिर्फ वो बताना है। तो कहानी के संदर्भ में मदन गली के बच्चों के साथ लट्टू नचा रहा था। ये लास्ट पार्ट कहानी का है कि जो कहानी का संदर्भ है उसमें जो मदन था गिरधरलाल का पुत्र, वह गली के बच्चों के साथ लट्टू नचा रहा है। सेन साहब का खोखा भी वहां आ गया। लट्टू को नाचते देख उसकी भी तबीयत लट्टू नचाने के लिए मचल गई। यहाँ पर कहानीकार ने कासू को हंस और मदन सहित साथियों को कौओं का झुंड की उपमा देकर व्यंग्यात्मक दृष्टि से कहा कि हंस कौओं की समात में जा शामिल होने के लिए ललक गया। इसमें हंस कहा जा रहा है कासू को, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा अमीर था, और मदन को और उसके दोस्तों को एक कौआ की झुंड का उपमा देकर व्यंग्यात्मक दृष्टि से कहा जा रहा है कि जो हंस है वह कौओं की जमात में शामिल होने के लिए लग गया, क्योंकि वह भी मदन के साथ खेल में शरीक होना चाहता है। लेकिन जब मदन ने उसको अपने खेल में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया, तब वह रोब झाड़ने लगा अमीरी का। तब उसके बाद मदन ने ना ही गरीबी देखी और ना ही अमीरी, वह उसके साथ लड़ाई करने लगा और लास्ट में उसके 2 दांत भी तोड़ दिए। और 2 दांत उसके तोड़ दिए, वही तो 2 दांत विष के दांत थे। विष का दांत जब उसका टूट गया तो उससे किसी को किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं था। तो इस टाइप का आपका क्वेश्चन सह प्रसंग व्याख्या करने वाला आता है। इस टाइप का 101% आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से एक क्वेश्चन आपको बनाना होता है। आपका 5 नंबर इससे कन्फर्म हो जाएगा। मतलब समझिए कि 100 मार्क्स में से आपका 5 मार्क्स कन्फर्म हो जाएगा अगर आप मेरे द्वारा सभी पाठ पढ़ाए हुए पाठों को अच्छे से पढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेन साहब के और उनके मित्रों के बीच क्या बातचीत हुई थी और पत्रकार मित्र ने उन्हें किस तरह उत्तर दिया था। तो सेन साहब के ड्राइंग रूम में सेन साहब के कुछ मित्रगण के साथ साथ एक पत्रकार मित्र भी उपस्थित थे। मतलब कि एक प्रेस रिपोर्टर उनका दोस्त था, वह भी उपस्थित था। सभी परस्पर बातचीत कर रहे थे, किसका बेटा क्या कर रहा है, आगे क्या पढ़ेगा, आगे क्या बनेगा। मतलब कि 2-3 दोस्त मिलकर बातचीत कर रहे थे ड्राइंग रूम में कि किसका बेटा क्या पढ़ रहा है, किसका बेटा आगे क्या पढ़ेगा और क्या करेगा। तो सभी परस्पर बातचीत कर रहे थे कि किसका बेटा क्या कर रहा है, आगे क्या पढ़ेगा। सेन साहब को बिना पूछे ही अपने खोखा को इंजीनियर बनाने की बात कह डाली। जब पत्रकार मित्र ने पूछ दिया तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं तो चाहता हूं कि मेरा बेटा जेंटलमैन जरूर बने और जो कुछ बने उसका काम है, उसे पूरी आज़ादी रहेगी। सेन साहब ने तो ना देखा आव ना देखा ताव, सीधा अपनी बात को कह दिया किसी से बिना पूछे ही कि वह तो अपने आप खोखा को इंजीनियर बनाने की चाह रहा है, इंजीनियर बनाने की बात कह डाली। लेकिन जब उसके पत्रकार मित्र से पूछा गया कि आप अपने बेटे को क्या बनाना चाहते हैं, तो उन्होंने सिंपल सा जवाब दिया कि मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा जेंटलमैन जरूर बने और जो कुछ बने उसका काम है, उसे पूरी आज़ादी रहेगी, वह जो बनना चाहता है वह अच्छे से बनेगा।
मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहता है। मतलब कि मदन और ड्राइवर के बीच सिंपल सा एक विवाद हो गया था, जैसा कि हमने आपको कहानी में पढ़ाया था। तो उस विवाद के द्वारा जो कहानीकार है, जो नलिनी शर्मा जी हैं, वे हम लोगों को क्या शिक्षा देना चाहते हैं, वे हम लोगों को क्या बताना चाहते हैं। तो मदन और ड्राइवर के बीच का विवाद के माध्यम से कहानीकार यह बताना चाहता है कि जनसाधारण भी वैसा ही बन जाता है जैसा उसकी संगति होती है। ड्राइवर सेन साहब का नमक खाता है, इसलिए सेन साहब के बेटे की बदमाशी की ओर नजरअंदाज कर देता है। लेकिन एक दूसरा बच्चा यदि गाड़ी छूने की ललक हो तो उसे धकेल दिया जाता है, उल्टे उस पर गलत आरोप लगा देता है। मतलब कि इस बात के जरिए स्पष्ट कहा जा रहा है कि जो सेन साहब का ड्राइवर था, वह ड्राइवर सेन साहब के यहाँ नमक खाता था। मतलब सेन साहब, नमक का तात्पर्य यह है कि नमक खाता था, मतलब उसके यहाँ नौकरी करता था, उसी का नौकरी से तो उसका रोजी रोटी चल रहा था, उसको पैसा मिल रहा था। तो जो सेन साहब का पुत्र था खोखा, जब वह गाड़ी को छूता था, जब वह बदमाशी करता था, तो उसकी बदमाशी को ड्राइवर नजरअंदाज कर देता था। लेकिन जब एक दूसरा बच्चा मदन उस गाड़ी को छूने के लिए ललक हो गया, मतलब उस गाड़ी को छूना चाहता था, तब उसे धकेल दिया जाता है, उस पर गलत आरोप लगा दिया जाता है। तो मतलब कि इसकी बात के जरिए बताया जा रहा है कि जनसाधारण वैसा ही बन जाता है जैसा उसकी संगति होती है। तो मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार सिर्फ हम लोगों को इतना ही बताना चाहते हैं कि जिस घर का जो कोई नमक खाता है, उस घर का लोग अगर कुछ गलत भी करे तो उसको वह गलती नजर नहीं दिखाई देती है, वह उसको नजरअंदाज कर देता है। लेकिन जब कोई दूसरा लड़का आकर गाड़ी को छूने के लिए लग गया था तो उसे धकेल दिया जाता है और उल्टा उसी पर गलत आरोप लगा दिया जाता है। कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था, इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहता है। जो कासू था और मदन के था, उन दोनों के बीच लड़ाई क्यों हुई थी, मतलब उन दोनों के बीच जो झगड़ा हुआ था उसका मुख्य कारण क्या था। और यह जो प्रसंग है, यह जो पंक्ति है, इसके द्वारा लेखक हम लोगों को क्या दिखाना चाहता है। तो कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण मात्र एक बाल हट था। मतलब कि वह जिद्दी हो गया था कि मैं भी तुम्हारे साथ लट्टू खेलूंगा, लेकिन मदन चाहता था कि मैं तुम्हें नहीं खिलाऊंगा क्योंकि तुम बड़े बाप का बेटा है, तुम इन हमारे गरीबों के साथ नहीं खेल सकता है। तो उन दोनों के बीच झगड़े का कारण सिर्फ यही था कि वे बाल हट था। यदि मदन को कासू की गाड़ी को स्पर्श करने का अधिकार नहीं, तो कासू मदन का लट्टू नचाने का भी अधिकार नहीं। मतलब उसको मन में हट हो गया था कि अगर मैं तुम्हारे घर में जो गाड़ी लगी हो उसको नहीं छू सकता हूँ, तो तुम भी मेरी लट्टू को नचाने का तुम्हें भी किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन कासू रोब दिखाकर लट्टू नचाना चाहता है, जो मदन के विचार से बिल्कुल ही गलत था। फिर मदन की प्रतिशोध की भावना ने झगड़े का रूप ले लिया। इस प्रसंग के द्वारा कहानीकार यह दर्शाना चाहते हैं कि बच्चों में भी प्रतिशोध की भावना जगती है। बच्चा में यह ज्ञान नहीं होता कि क्या कोई कितना बड़े बाप का बेटा है और मैं गरीब बाप का बेटा हूँ, जो बच्चों का स्वाभाविक ज्ञान है। मतलब कि जो जब उसको लट्टू नचाने के लिए नहीं दिया गया कासू को, तो कासू बिल्कुल ही अपना रोब दिखाकर लट्टू नचाना चाहता था, जो मदन के विचार से बिल्कुल ही गलत था। तो उसके बाद मदन के मन में प्रतिशोध की भावना उत्पन्न हुई और उसी ने झगड़े का रूप ले लिया। मतलब कि इस कहानी के द्वारा कहानीकार सिर्फ यही दिखाना चाहते हैं कि बच्चों में भी प्रतिशोध की भावना जगती है। बच्चा में यह ज्ञान नहीं होता कि वह बड़े बाप का बेटा और मैं गरीब बाप का बेटा हूँ, जो बच्चों का बिल्कुल ही स्वाभाविक ज्ञान है। महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरी झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं, तो लेखक को इस कथन को कहानी से एक उदाहरण देकर पुष्ट कीजिए। मतलब कि लेखक ने एक कथन कहा कि महल और झोपड़ी की जब भी लड़ाई होती है तो उस लड़ाई में ज़्यादातर महल वाले ही जीतते हैं, और उसी हालात में दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद के अपने ही खिलाफ करते हैं। तो इस कथन के द्वारा कहानी में उन्होंने एक क्या उदाहरण दिया, उस कहानी का एक उदाहरण देकर इस बात को पुष्ट कीजिए, इस कथन को सिद्ध कीजिए। तो महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई अर्थात कासू और मदन की लड़ाई, क्योंकि कासू यहाँ महल का तो उसको उपमा दिया जा रहा है और जो मदन था उसको झोपड़ी की उपमा दिया जा रहा है। तो महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई अर्थात कासू और मदन की लड़ाई में मदन के अन्य मित्रों ने कासू की मदद नहीं की। परिणाम कासू महल वाला हारता है। यदि मदन के मित्र बालक कासू की मदद करता तो कासू ही जीतता। प्राय यही देखा जाता है कि झोपड़ी में रहने वाले लोग अपने ही खिलाफ आवाज़ लगाते हैं, परिणाम झोपड़ी वाला पराजित हो जाता है। मतलब कि जो झोपड़ी में रहने वाले लोग होते हैं, अगर वे कासू का उस समय साथ दे देते तो 101% वह कासू ही उस लड़ाई में जी जाता। लेकिन प्राय यही देखा जाता है कि झोपड़ी में रहने वाले लोग अपने ही खिलाफ आवाज़ लगाते हैं और परिणाम झोपड़ी वाला ही पराजित हो जाता है। तो इस पंक्ति के द्वारा सिर्फ इतना ही बताया जा रहा है कि महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं। अगर उसी हालत में जब झोपड़ी वाले उनकी मदद के खिलाफ करते हैं तब उस समय झोपड़ी वाला ही जीतता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोज़ रोज़
बेटे रोज रोज अपने बेटे मदन की पिटाई करने वाला गिरधर मदन कासू की पिटाई करने पर उसे दंडित करने की बजाय उसे छाती से क्यों लगा लेता है। मतलब कि रोज रोज जो गिरधर लाल था वह अपने बेटे मदन की पिटाई करता था, लेकिन जब मदन ने कासू की पिटाई कर दी थी तो उस पर उसे दंडित करने की बजाय उसने उसे अपने छाती से क्यों लगा लिया था, यह पूछा जा रहा है। तो रोज रोज बेटे मदन की पिटाई करने वाला गिरधर मदन द्वारा कासू की पिटाई करने पर दंडित नहीं बल्कि उसको अपनी छाती से लगा लिया, क्योंकि सेन साहब ने गिरधर को बेवजह नौकरी से निकाला। मतलब जो सेन साहब था उसने गिरधर को अपने किरानी को बेवजह ही नौकरी से निकाला दिया था, घर खाली करने का आदेश दिया था, जो गिरधर के साथ अन्याय था। गलती कासू ने किया, दंड कासू को मिलना चाहिए। सेन साहब ने गिरधर के साथ जो अन्याय किया उसका दंड सेन साहब को मिलना चाहिए था। गिरधर सेन साहब को दंडित कर सकता था लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका, लेकिन उसका बेटा मदन कासू को दंडित कर उचित कार्य किया। इसलिए वह अपने बेटे मदन को छाती से लगाकर उचित कार्य के लिए सराहना करता और खुशी जाहिर करता था। मतलब कि जो गिरधर लाल था वह सेन साहब के यहाँ एक किरानी का नौकरी करता था और उसने किसी प्रकार का कोई भी गलती नहीं किया था, लेकिन जब मदन और कासू की लड़ाई हुई थी और मदन ने कासू के 2 दांत तोड़ दिए थे तो इस बात से सेन साहब को इतना बुरा लगा कि उसने अपने किरानी गिरधर लाल को बेवजह नौकरी से निकाल दिया, उसे घर खाली करने का आदेश दे दिया, जो गिरधर के साथ बिल्कुल ही अन्याय था। गलती कासू ने किया, दंड कासू को मिलना चाहिए था, लेकिन सेन साहब ने गिरधर के साथ जो अन्याय किया उसका दंड सेन साहब को मिलना चाहिए था। लेकिन गिरधर लाल सेन साहब को दंड देने के औकात में ही नहीं था, लेकिन जब उसका पुत्र मदन ने कासू को दंडित किया था तो इस बात से उसको इतना अच्छा लगा कि वह अपने बेटे मदन को छाती से लगाकर उचित कार्य के लिए सराहना करता और अपनी खुशी को जाहिर करता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेन साहब, मदन, कासू और गिरधर का चरित्र चित्रण कीजिए। तो आपको अगर पाठ को अच्छे से पढ़ा होगा इस टाइप का क्वेश्चन तो आप जब पाठ को पढ़िएगा तभी आप दे पाइएगा, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है और आपने पाठ को नहीं पढ़ा तो मेरे द्वारा इस संपूर्ण व्याख्या का वीडियो बनाया गया, आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक हिंदी गोधरी संपूर्ण व्याख्या 2023 के प्लेलिस्ट में जाकर इन सभी पाठों की व्याख्या की वीडियो को पढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर आप अच्छे से पाठ को पढ़े रहिएगा तभी तो आप बता पाइएगा कि सेन साहब कौन है, मदन कौन है, कासू कौन है, गिरधर। ये सभी क्वेश्चन रटने वाले क्वेश्चन नहीं है, इन सभी क्वेश्चंस को आपको सिर्फ समझना है। अगर आप पाठ को पढ़ लीजिएगा, जो मैंने वीडियो बनाया अगर आप उस वीडियो को देख लीजिएगा तो 101% इस टाइप का क्वेश्चन कंसेप्ट तो आप अपने माइंड के अनुसार भी लिख दीजिएगा। तो पूछा जा रहा है कि सेन साहब, मदन, कासू और गिरधर कौन था, कहानी में उसका क्या तात्पर्य था, क्या रोल था, उन सभी का चरित्र चित्रण करने के लिए कहा जा रहा है। तो इन सभी का चरित्र चित्रण निम्नलिखित है, 1 बाय 1 हम सभी का चरित्र चित्रण कर देते हैं। शुरुआत करते हैं सेन साहब से। तो सेन साहब एक बिजनेसमैन है, आर्थिक दृष्टिकोण से वह संपन्न है और अमीर व्यक्ति है, महत्वाकांक्षी है, संभावनाओं को संयोगने वाले हैं, इसलिए अपने दुर्दमनीय पुत्र में इंजीनियर होने की संभावना करते हैं। उनकी पुत्रियां सभ्य, सुशील और कायदे से काम करने वाली है, परंतु उनकी शिक्षा दीक्षा की चर्चा कभी नहीं करते। इससे स्पष्ट होता है कि सेन साहब पुत्र पुत्री में भेद मानते हैं, जो उचित नहीं है। मतलब कि जो उचित नहीं है, वे लिंग आधार भेदभाव करते हैं अपने घर में। अपने बेटे को इंजीनियर बनाने के चाह रहे हैं, लेकिन अपनी बेटी को कठपुतली के जैसे नचा रहे हैं, उसको किसी प्रकार का कोई अन्य काम ही नहीं करने देते। सेन साहब को धन का अहंकार है, इसलिए तो निर्दोष गिरधर को नौकरी से निकाल देते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि सेन साहब अहम भाव के कारण अपनी सूझबूझ भी खो बैठते हैं। मतलब कि जो सेन साहब था वह इतना अमीर था कि उसको अपने धन का अहंकार हो गया था, एटीट्यूड हो गया था, इसलिए उसने निर्दोष गिरधर को, मतलब गिरधर का क्या गलती था, गिरधर ने तो कुछ भी नहीं किया था, लेकिन फिर भी उसने निर्दोष गिरधर को नौकरी से निकाल दिया था। और इससे स्पष्ट होता है कि जो सेन साहब था वह अहम भाव के कारण अपनी सूझबूझ भी खो बैठते हैं। ये था उसका चरित्र चित्रण सेन साहब का। सेन साहब के बाद अब मदन का चरित्र चित्रण करते हैं कि मदन कौन था, उसका कैसा स्वभाव था। तो मदन एक गरीब बाप का बेटा है, लेकिन सामान्य बालक की भांति उसमें भी मनस्विता है, इसलिए तो सेन साहब के ड्राइवर की और बार बार मारने के लिए झपटता है। सामान्य बालक की तरह उसमें भी ईर्ष्या, द्वेष और बदले की भावना जगती है, इसलिए तो उसने सेन साहब के खोखा को भी पीट देता है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि मदन बिल्कुल ही स्वाभिमानी भी है, क्योंकि जो मदन था वह गिरधरलाल का पुत्र था और गिरधरलाल एक गरीब व्यक्ति था, मतलब एक गरीब बाप का बेटा है, लेकिन सामान्य बालक की भांति उसमें भी मनस्विता है, इसलिए तो वह सेन साहब की ड्राइवर की ओर बार बार मारने के लिए झपटता है। सामान्य बालक की तरह उसमें भी ईर्ष्या, जलन और द्वेष की भावना जगती है, इसलिए उसने सेन साहब की खोखा को पीट दिया था जब वह जबरदस्ती करना चाहता था, उसके खेल में शरीक होना चाहता था। शरीक का मतलब होता है खेल में शामिल होना चाहता था। तो इसलिए यह भी स्पष्ट हो जाता है कि जो मदन है वह बिल्कुल ही स्वाभिमानी है।
तो सेन साहब का कैसा चरित्र चित्रण था और मदन का कैसा चरित्र चित्रण था, इन दोनों को आप समझ गए होंगे। इसके बाद आता है कासू। तो जो कासू था वह सेन साहब का पुत्र था जिसको खोखा कहा जाता था। तो कासू सेन साहब का इकलौता बेटा है। उसकी 5 बेटियां थी सेन साहब की और इकलौता बेटा था, वही बेटा तो कासू था, बिल्कुल ही बिगड़ा हुआ था। तो सेन साहब के दुलार में वह बिगड़ता जाता है। पिता की तरह ही उसमें भी अहम का भाव पनप जाता है। जैसे कि इससे पहले हम लोग को पढ़ाया कि जो सेन साहब था उसका चरित्र चित्रण इतना हो गया था कि उसको अहंकार हो गया था अपने धन का। तो उसी प्रकार उसके पुत्र कासू में भी अहम का भाव पनप जाता है, वह भी अहंकारी हो जाता है। इसलिए तो वह मदन से लट्टू नचाने के लिए रौब से मांगता है। वह नटखट भी है जिसके कारण उसे तोड़ फोड़ में अधिक मन लगता है। मतलब कि जो कासू है वह थोड़ा सा नटखट है, इसीलिए उसे तोड़ फोड़ में अधिक मन लगता है। उसे स्वाभिमान भी है, जो उसमें स्वाभिमान है वह भी है। इसलिए तो है मदन के साथ लट्टू नहीं देने पर उलझ जाता है। मतलब जब उसको लट्टू नहीं दिया जाता है वह रोब से चाहता है कि मैं भी लट्टू नचाऊं, और जब लट्टू नहीं दिया जाता है तो वह उलझ जाता है मदन के साथ और दोनों में लड़ाई हो जाती है। इसके बाद लास्ट चरित्र चित्रण है गिरधर का, कि गिरधरलाल कौन था, कैसा था और उसका क्या रोल था इस कहानी में। तो गिरधर एक मध्य वर्गीय आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति है। वह ईमानदार वफादार कर्मचारी है। मतलब वह सेन साहब के यहाँ किराने का नौकरी करता था। मतलब वह एक ईमानदार और वफादार कर्मचारी है। मालिक के गलत निर्णय को भी आसानी से स्वीकार कर लेता है कि गिरधर वर्तमान को आधार मानता है, क्योंकि सामान्य पिता की तरह पुत्र मदन को दंड भी देता है, लेकिन नौकरी छूटने के बाद उसी पुत्र को गले से भी लगाता है। वह एक सफल गृहस्थ धर्म का पालन करता है, क्योंकि विषम परिस्थिति में भी यह घबराता हुआ नहीं दिखता। दाम्पत्य परिवार को गिरधर सरमता सी कायम रखता है। मतलब कि पहले तो गिरधरलाल अपने बेटे की रोज पिटाई करता था, लेकिन जब उसे नौकरी से हटा दिया जाता है बेवजह, तब वह अपने पुत्र को गले से लगा लेता है। उसको पीटने की वजह अपने छाती से लगा लेता है, क्योंकि उसने बिल्कुल ही सही काम किया था सेन साहब के पुत्र को कासू की पिटाई करके। आपकी दृष्टि में कहानी का नायक कौन है, तर्कपूर्ण उत्तर दें। मतलब कि आपने इतना इस अच्छे को पाठ को व्याख्या को अच्छे से पढ़ लिया है, तो आपकी दृष्टि में इस कहानी का नायक कौन है, मतलब इस कहानी का हीरो कौन है और उसका हीरो कौन किस तरह है, इसका तर्कपूर्ण उत्तर दें। मतलब विचार करते हुए इस बात को स्पष्ट करें। तो हमारी दृष्टि से तो कहानी का नायक कासू है, क्योंकि सेन दंपति कासू के प्रति संभावनाएं को संयोजे हैं। कासू के दुर्लित भाव के कारण ही सेन साहब की गाड़ी की बत्ती भी टूटती है। सेन मित्रों की गाड़ी की हवा निकाली जाती है। कासू के कारण निर्दोष गिरधर की नौकरी समाप्त हुई। कासू के दुर्दमनीय स्वभाव के कारण ही सेन साहब को मित्रों के बीच मन महसूस कर रह जाता है। कासू के लाड़ प्यार के सामने सेन साहब की पुत्रियां कुछ नहीं है, और कासू के दांत भी टूटते हैं, जिसे विष की दांत की संज्ञा दी गई है। मतलब कि जो पूरा कहानी है, यह पूरा का पूरा कहानी कंसल्टेंट है, रिलेटेड है कासू से। तो आपकी दृष्टि से हम लोग तर्कपूर्ण उत्तर देते हुए यही कहेंगे कि इस कहानी का जो नायक है वह कासू ही है, क्योंकि कासू ना होता तो यह कहानी ही नहीं बनता। क्योंकि कासू के ही तो विष के दांत टूटते हैं, और कहानी का शीर्षक भी विष के दांत है। कहानू जो कासू था वह निर्दोष गिरधर को नौकरी से निकलवा देता है। वह अपनी गाड़ी की बत्ती तोड़ देता है। सेन साहब मित्रों की गाड़ी की हवा निकाला जाती है। कासू के दुर्लित स्वभाव के कारण सेन साहब उसको इंजीनियर बनाने का सपना देखते हैं। कासू के लाड़ प्यार के सामने सेन साहब की पुत्रियां भी कुछ नहीं है। कासू के दांत भी टूटते हैं, जिसे विष की दांत की संज्ञा दी गई है। तो मतलब इन सभी तर्कों से यह बात तो स्पष्ट हो जाता है कि इस कहानी की दृष्टि से जो कहानी का नायक है वह कासू ही है। आरंभ से ही कहानीकार का जो स्वर है वह व्यंग्यपूर्ण है, मतलब मजाकिया स्वर था उनका। तो ऐसे कुछ प्रमाण उपस्थित करें, मतलब ऐसा कुछ प्रूफ दें जिस प्रूफ से यह पता चल जाए कि कहानीकार व्यंग्य रूप स्वर कैसे दे रहे थे इस कहानी में। तो आरंभ से ही कहानीकार का स्वर व्यंग्यपूर्ण है। इसके प्रमाण में कहानीकार की उक्ति गाड़ी के पक्ष में, जैसे कोयले घोंसले से कब उड़ जाए, सेन साहब की पुत्रियों के प्रति व्यंग्यपूर्ण उक्ति में कहानीकार ने कहा वे ऐसी मुस्कुराहट अपने होठों पर ला सकती है कि सोसाइटी की तारिकाएं भी उनसे कुछ सीखना चाहे तो सीख ले। मतलब कि जो उन्होंने कहानीकार ने स्वर व्यंग्यपूर्ण उच्चारण कुछ बातें बताई थी, तो उन बातों को बताया गया कि आरंभ से ही कहानीकार का जो स्वर था वह व्यंग्यपूर्ण अर्थात मजाकिया था। इसके परिणाम में कहानीकार की उक्ति गाड़ी के पक्ष में, गाड़ी के पक्ष में उन्होंने एक पंक्ति कही थी कि गाड़ी तो ऐसी है जिसे कोयले घोंसले से कब उड़ जाए। सेन साहब की पुत्रियों के प्रति भी उन्होंने एक बात कही थी कि वे ऐसी मुस्कुराहट अपने होठों पर ला सकती है कि सोसाइटी की तारिकाएं भी उनसे कुछ सीखना चाहे तो सीख ले। कहानी में वहाँ भी कहानीकार ने व्यंग्य किया जहाँ कासू मदन की जमात में लट्टू निचाने जा पहुंचता है। मतलब कहानी में कहानीकार ने एक जगह और मजाक किया था, एक जगह और व्यंग्य किया था। जब कासू मदन की जमात में, मतलब जब मदन अपने दोस्तों के साथ लट्टू नचा रहा था, तो वह भी लट्टू नचाने जा पहुंचता है, और उस समय कहानीकार की उक्ति है हंस को की जमात में शामिल होने के लिए लला गया इत्यादि। मतलब इन सभी उक्तियों के जरिए वे अपने व्यंग्यपूर्वक स्वर को प्रदर्शित करना चाहते थे, और इन सभी परिणामों से पता चलता है कि जो कहानीकार थे वे इस कहानी की शुरुआत से व्यंग्यपूर्ण स्वर को धारण किए हुए थे।
विष के दांत कहानी का सारांश लिखें। तो कहानी का सारांश से रिलेटेड भी आपके एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, यह भी 5 नंबर का पूछा जाता है। तो जरूरी नहीं है कि विष के दांत कहानी का ही पूछा जाए, किसी भी कहानी का पूछ सकता है। तो कहानी के सारांश में आपको सिर्फ कहानी में आपने जो पढ़ा है उस पूरी की पूरी बात को, पूरी की पूरी कहानी को आपको शॉर्ट लैंग्वेज में, शॉर्टकट में बताना होता है, उस कहानी की पूरी डिटेल को। इसी को सारांश कहा जाता है। तो विष के दांत कहानी का सारांश मतलब सारांश का वाला आंसर किसी भी चैप्टर का, किसी भी क्वेश्चन का लॉन्ग होता है और यह 5 नंबर का एग्जाम में पूछा जाता है और हर बार पूछा जाता है। इस बार भी 101% पूछा जाएगा। और अगर आप सभी पार्ट को पढ़े हुए रहेगा तो आप किसी भी पार्ट का अगर सारांश पूछा जाए तो उसका शॉर्ट फॉर्म में सिर्फ आपको स्टोरी बता देना है। तो इसके सारांश को हम शुरू करते हैं। सेन साहब को अपनी कार पर बड़ा नाज था। तो आप कहानी की शुरुआत हुई कार से। उनकी कार का नाम था स्ट्रीमल इंड, जो 7,500 की काली रंग की थी और उसको अपनी कार पर बिल्कुल ही नाज था। घर में कोई ऐसा ना था जो गाड़ी तक बिना इजाज़त फटके। 5 लड़कियां माता पिता का कहना का पालन करती, किंतु बुढ़ापे में उत्पन्न खोखा का घर का नियम लागू न होता था। अतः गाड़ी को खतरा था तो इसी खोखा से, अर्थात कासू से, क्योंकि कासू को खोखा कहा जाता था। बांग्ला भाषा में लड़का लड़की को खोखा खोखी कहा जाता है। तो उसका पुत्र का नाम तो कासू था, लेकिन उसको प्यार से अर्थात बांग्ला भाषा में उसको खोखा कहा जाता था। सेन साहब अपने लाडले को इंजीनियर बनाना चाहते थे। ये बड़ी शान से मित्रों को अपने बेटे की काबिलियत की चर्चा करते थे। एक दिन मित्रों की गपगप को कासू ने गुनगान से उठते हैं बाहर गुल गड़ापा सुना। निकले तो देखा कि गिरधारी की पत्नी सोफर से उलझ रहा था। उसका बेटा मदन सोफर पर झपट रहा। सोफर का तात्पर्य यहाँ सोफर गाड़ी के ड्राइवर को कहा जाता है। तो वह जो मदन की माँ थी वह सोफर से उलझ रही थी और उसका बेटा मदन सोफर पर झपट रहा है। सोफर ने कहा कि मदन गाड़ी छू रहा है और मना करने पर उथम मचा रहा है। सेन साहब ने मदन की माँ को चेतावनी दी और उसे किरानी गिरधरलाल को बुलाकर, मतलब कि जो मदन का पिता था गिरधरलाल, वह सेन साहब के यहाँ किरानी का जॉब करता था। सभी बातों को हमने आपको पहले से बता रखा है। तो बुलाकर डांटा और बोला कि अपने बेटे को संभालो। घर आकर गिरधारी ने मदन को खूब पीटा। दूसरे दिन बगल वाली गली में मदन दोस्तों के साथ लट्टू खेल रहा था। कासू भी खेलने को मचल गया, किंतु मदन ने लट्टू देने से इनकार कर दिया। कासू की तो आदत थी, बड़ी बिगड़ी थी, बस हाथ चला दिया था। मदन भी पील पड़ा। वह मार मार कर कासू के दांत तोड़ दिए। देर रात मदन घर आया तो सुना सेन साहब ने उसके पिता को नौकरी से निकाल दिया है और आउट हाउस में जाने का हुक्म दे दिया है। मदन के पैर से लोटा लुढ़क गया। आवाज़ सुनकर उसके माता पिता निकल आए। मदन मार खाने को तैयार हो गया। गिरधर उसको और तेजी से बढ़ा, किंतु सहसा उसका चेहरा बदल गया। उसने मदन को गोद में उठा लिया और बोला, शाबाश बेटा, एक मैं हूँ और एक तू है जो खोखा के 2 दांत तोड़ डाले। इस प्रकार हम देखते हैं कि कहानीकार ने विष के दांत उच्च वर्ग के सेन साहब की महत्वाकांक्षा सफ़ेद पोशी के भीतर लड़के और लड़कियों में विभेद भावना, नौकरी पेशा गिरधर की हीन भावना और उसके बीच अन्याय का प्रतिकार करने वाली बहादुरी और साहस के प्रति श्रद्धा और प्यार को प्रस्तुत करते हुए प्यार दुलार के परिणामों को बखूबी दर्शाया है। मतलब कि कहानी के सारांश में, कहानी का सारांश बहुत लॉन्ग होता है, जैसे कि आपने इस लॉन्ग से आंसर को पढ़ लिया और यह किसी भी पाठ का पूछा जा सकता है। तो कहानी के सारांश में सिर्फ आपने पाठ में जो पढ़ा है, पूरे पाठ की स्टोरी को जो आपको याद है, बस उसी को आपको शॉर्ट फॉर्म में छोटा सा स्टोरी में लिख देना है। और इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी होता है, आपको अपने लैंग्वेज के अनुसार लिखना होता है। इसलिए आप इस टाइप के क्वेश्चन को तभी बना पाइएगा जब आप पाठ को अच्छे से पढ़े हुए रहेगा। इसलिए आप मेरे द्वारा पढ़ाए हुए पाठ को, सभी के सभी पाठों को अच्छे से ज़रूर देख लीजिएगा, तो आप बिल्कुल ही अपने लैंग्वेज के अनुसार इस टाइप के आंसर को लिख देंगे। तो इससे पहले जो हम आपको पढ़ा रहे थे वे थे पार्ट के साथ वाला क्वेश्चन। अब आ रहा है पार्ट के आसपास वाला क्वेश्चन। तो इस टाइप का क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपके नॉलेज के लिए होता है। पार्ट के साथ वाला क्वेश्चन ही सिर्फ बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे भी आपको ऐसी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आपको इस वीडियो में लास्ट तक बने हुए रहना। अगर आप अभी तक बने हुए हैं तो 101% आपको पढ़ने की इच्छा है और आप अपने लाइफ में कुछ अच्छा कर पाइएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट के आसपास से हम शुरुआत करते हैं। इसको हम थोड़ा स्पीडली पढ़ाएंगे। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका नॉलेज के लिए क्वेश्चन, आपको सिर्फ इसको अच्छे से समझ लेना है। एक साहित्यकार के रूप में नलिन मिलचुन शर्मा के महत्व के बारे में अपने शिक्षक से जानकारी लें। नलिन मिलचुन शर्मा एक महान साहित्यकार हैं। वे हिंदी साहित्य में आलोचक और प्रवर्तक के रूप में स्थान प्राप्त किया है। साहित्य क्षेत्र में दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास, दर्शन, मानदंड, आलोचनात्मक ग्रंथों में साहित्य तत्व और आलोचना, कहानी में विष के दांत और 17 कहानियाँ का कहानी संग्रह, हिंदी उपन्यास विशेषतः प्रेमचंद, सदल मिश्र ग्रंथावली, अयोध्या मिश्र खनिज स्मारक ग्रंथ परंपरा और साहित्य, नकेन के प्रपद और नकेन 2 इतिहास के ग्रंथों में हिंदी साहित्य के भंडार को भरने का काम किया है। मतलब कि जो नलिन मिलोचन शर्मा जी हैं, उन्होंने क्या क्या किया है, क्या क्या नहीं किया, उन सभी बातों को आपको लिखना था। तो उन्होंने इन सभी रचनाओं की रचना की है
उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने शिक्षक की मदद से लेखक के पिता की रचनाओं की सूची तैयार करें और उनके बारे में जानकारी इकट्ठी करें। तो मतलब जो लेखक का पिता था नलिन मिश्र शर्मा के पिता का नाम था पंडित रामावतार शर्मा और उनकी माता का नाम था रत्नावती शर्मा। तो उसका जो पिता था उसकी सूचनाओं को तैयार करने के लिए कहा जा रहा है और उसके बारे में जानकारी इकट्ठी करने के लिए कहा जा रहा है। तो उसकी जानकारी को इकट्ठी करने के लिए ये सभी क्वेश्चन को आपको स्वयं करना है। मतलब कि हमने आपको बताया था कि पाठ के आसपास वाला क्वेश्चन नॉलेज वाला क्वेश्चन होता है, इन सभी में आपकी रचना होनी चाहिए, आपके द्वारा कुछ किया जाना चाहिए। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को स्वयं कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बुक से ही रिलेटेड था, इसलिए हमने इस क्वेश्चन के आंसर को टाइप कर दिया है। तो इस प्रकार आपका इस वीडियो में चैप्टर सेकंड 20 के दांत का सब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। और अगर आपको वास्तव में ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच भी जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, इससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है। और अगर आपको इन सभी क्वेश्चन आंसर के नोट्स और पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और आप टेलीग्राम एप्लीकेशन में कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप चैनल को ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको क्लासेस के अपडेट और इन सही पीडीएफ और नोट्स को बिल्कुल ही समय पर आप तक पहुंचाया जा सकता है। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि आगे भी आपको ऐसी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे किसी अन्य इंपॉर्टेंट वीडियो में।